हमें किधर जाना है। वो कहते हैं ना, इकबाल ने कहा, आह वो तीर नीम कश जिसका ना हो कोई हदफ। यानी मैं तीर जो है वो एक कमान में लेके खड़ा हुआ हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता मारना। वो कोशिश करते हैं कि उनका हीरो या किसी इश्तिहार में जो प्रोटैगनिस्ट है, अगर वो सारी चीज़ें फिर जैसे एक होता है कि क्लाइंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। हर जगह की अपनी इकॉनमी है। मैं अगर आपसे एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताऊं कि जब मैं बैक इन 99 जब मैं रिसर्च में आया, तो हमारे ऑफिस का सबसे मसरूफ़ तरीन आदमी जो था ना, वो एक टाइपिस्ट था। वो टाइपिस्ट क्या कर रहा होता था? टाइपिस्ट ये कर रहा होता था कि रिपोर्ट्स निकलती थी, वो उसकी फॉर्मेटिंग करता था। ट्रायल, नॉट एज अ मतलब मैं अपनी मेरा ब्रांड डिसीजन इस पे कन्वर्ट नहीं हो रहा है, बट आई एम टेकिंग इट एज अ ट्रायल। लेकिन अगर ट्रायल कामयाब हो गया, मैं कुछ ऐसी लोकल ब्रांड्स को जानता हूँ जिनकी प्रोडक्ट्स डिटर्जेंट के अंदर एज इक्वल एज गुड एज द मल्टीनेशनल ब्रांड। ये कन्वर्जन है, दिस इज द पावर ऑफ द कम्युनिकेशन, द पावर ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोसाइटी। उसको आपने समझा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अपने भाई को बेहतरीन मशवरा दो, तो हम मशवरे देते हैं। और हमारे पॉडकास्ट का मशवरा मकसद ही मेन मशवरा है कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा लोग हमें अच्छे मशवरे दें और उन मशवरों को हम आगे फैलाएं। सवाल पूछना भी एक आर्ट है और सवाल के बाद जवाब देना भी उसका एक आर्ट है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक ऐसा सवाल जिससे लोगों को फ़ायदा हो, ये भी एक सवाब का काम है। वैल्यू फॉर मनी का ताल्लुक ऑफरिंग से है और इस बात से रिलेट करना है कि आपकी पर्सनैलिटी से वो चीज़ मिल रही है या नहीं मिल रही है। बुनियादी तौर पर इस वक्त एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है लोकल ब्रांड्स को, जिनकी जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इस वक्त कम हो गई है कि वो अपना ट्रायल जनरेट कर सकें। इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि यू शुड नो द हार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन। लेकिन अभी भी हमारी जो मेथोडोलॉजीज़ हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक हैं। चीज़ें किसी भी जगह के मुकाबले में हमारी रिसर्च आर एज गुड एज इन एनी कंट्री। डेफिनेटली रिसर्च इज़ अ वेरी बोरिंग थिंग और एज कम्पेयर विद द एडवर्टाइजमेंट, एज कम्पेयर विद द ब्रांड, लेस रिवार्डिंग। Assalamu alaikum. I'm Saad Hashmi. I'm a curious learner, advertising and marketing enthusiast. Welcome to the brand new episode of our brand new show, Mad Talks on Ad Street. Together, we'll unfold some great insights, secrets by some of the substantial, crazy, and influential people in the market will help us in understanding कि आखिर मार्केट में चल क्या रहा है। बात करें सब्सटेंस की, बात करें बेस की, so we have someone very important in our studio who will help us in understanding कि रिसर्च और बेसिस किसी भी कम्युनिकेशन की क्या होती है। We have Mr. Kashif Hafiz with us, who is the CEO and founder of Pulse Consultant, a renowned market research company in Karachi. सर, एक सवाल है जो हमारे पास काफ़ी ज़माने से हम सोचते हैं कि रिलेटेड टू रिसर्च, रिलेटेड टू एडवर्टाइजिंग हम ऐसे लोगों को बुलाएं जो कि हमारी हेल्प करें कुछ अंडरस्टैंडिंग और कुछ मार्केट की ऐसी चीज़ें समझने में जो किसी आम इंसान को समझ नहीं आती। रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है, एज यू नो। सबसे पहले तो ये बताएं सर, हमने हमेशा सुना है कि बच्चों के ख्वाब होते हैं कि कोई बच्चा जो है इंजीनियर बनना चाहता है, कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, कोई बनना चाहता है साइंटिस्ट। आप हमारे सामने बैठे हैं एक रिसर्च एजेंसी के फाउंडर। आपने अपने टाइम में ऐसा क्या सोचा कि मैं इस चीज़ पे काम करूँगा जिसमें कोई बज़ाहिर कोई बहुत ग्लिटर नहीं है, तो हाउ यू फील अबाउट इट? बुनियादी तौर पे जैसे कहें कि जिस वक्त हम छोटे थे और इस तरह की चीज़ करते थे, मेरे तो पता भी नहीं था कि रिसर्च नाम की कोई दुनिया होती है। आई केम इनटू दिस फील्ड एक्सीडेंटली। टेक्निकली मैं जो हूँ कोई समझ लें कि 94 से लेकर 99 तक मेडिकल रैप था मुख्तलिफ कंपनीज़ के अंदर। तो 99 उसका भी एक बहुत फ़ायदा मुझे बहुत बाद में जाके हुआ। उसका अंदाज़ा ये होता है कि जब ज़िंदगी में बंदा कोई काम कर रहा होता है तो आपको पता नहीं होता कि उसका आगे जाके क्या फ़ायदा होगा। कल ही मैं किसी जगह बैठा हुआ था तो मैं हमसे ये बात कर रहा था कि हम सब की ज़िंदगियों में बहुत सारे कोई ना कोई एक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत सारे बैड पैचेस आते हैं। उन बैड पैचेस के बाद हम ये सोचते हैं कि पता नहीं क्या होगा हमारे आगे और चीज़ें, दुनिया ख़त्म हो गई, कुछ चीज़ें हो गई। लेकिन वहाँ से आपको एक लर्निंग कर्व मिलता है, आपको एक होप मिलती है, एक स्ट्रगल की, एक जद्दोजहद की जो है वो आपके अंदर जो है बुनियाद पड़ती है। उसकी बुनियाद पे आगे जाके उसी लर्निंग की बुनियाद पे आप कोई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं और नई कामयाबी हासिल करते हैं। तो 99 में मेरा एक एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से मैं बाइक वगैरह नहीं चला सकता था। तो फिर उस ज़माने में मौज़म अली कादरी साहब, एक बहुत बड़ा नाम है मार्केटिंग रिसर्च की दुनिया में, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, बहुत जल्दी वो चले गए। लेकिन ही बहुत वेरी मतलब कि आप ये कहें कि रिसर्च की अथॉरिटी थे, चीज़ें थी, पढ़ने वाले आदमी थे और पढ़ाने वाले आदमी थे। आप उनके साथ रहेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता था कि आप पढ़ें नहीं। तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली उनके साथ काम करने की
और फिर मुझे क्योंकि रिसर्च में एक और जो डायलेमा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि आपको कुर्सी पे बैठ के हेड डाउन होकर काम करना होता है। तो अगर आपके अंदर ये कैपेसिटी मौजूद है कि आप हेड डाउन होकर काम कर सकें, अंडरस्टैंडिंग कर सकें, क्योंकि कंज्यूमर इंसाइट्स को समझने के लिए डाटा को आपको कंप्यूटर पे स्क्रीन टाइम, एक स्क्रीन टाइम की टर्म होती है, इसके अंदर आप मोबाइल फ़ोन देखते हैं। स्क्रीन टाइम ये है कि आप डाटा को देखेंगे, तो डाटा को देखने और समझने के लिए जो है बहुत ज़रूरी है कि आप में ये एबिलिटी हो कि आप बहुत देर तक कुर्सी पे बहुत कंसंट्रेट करके बैठ सकते हो। तो उसके अंदर जो है वो फिर मैंने ये दिया और फिर मेरा पैशन हो गया। डाटा एक ऐसी चीज़ है जिसमें जैसे जैसे आप उसके अंदर इंटरेस्ट लेते हैं तो आपका पैशन बढ़ता है, और जैसे जैसे उसको आप उसके अंदर एक्सप्लोर करते चले जाते हैं तो आपको एक नई दुनिया मिलती चली जाती है। तो इसलिए रिसर्च का यकीनन कोई ख्वाब नहीं था, लेकिन जब रिसर्च में आया तो एक पैशन और एक चीज़ बन गई। जब आप पैशन के तहत कोई काम करते हैं तो फिर उसमें सक्सेस भी होती है, फिर उसमें आप आगे भी बढ़ते हैं। और आजकल के ज़माने में कोई चीज़ जो है ना एवरेज नहीं है। इफ़ यू आर द अबव एवरेज देन आप कामयाब हो सकते हैं। तो ये है उसके अंदर, इसलिए ये है हमारी कहानी। सर ये सवाल मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो क्या ये कहना गलत होगा या सही होगा, ये मैं आपसे सुनना चाहूँगा कि आप क्या बुनियादी तौर पे थोड़े क्यूरियस इंसान थे जब वो एक्सीडेंट और वो वाक़या आपके साथ हुआ, तो जिसने आपको थोड़ा ठहराव दिया, जिसने आपको थोड़ा सा पेशेंस दिया, या आप हमेशा से ऐसे थे या फिर उस वाक़ये के बाद हुए? नहीं, एक पर्सनैलिटी फैक्टर्स होते हैं किसी भी ना, ये आपका ज़रा सा बड़ा एंथ्रोपोलॉजिकल किस्म का क्वेश्चन है, ये साइकोलॉजिकल किस्म का क्वेश्चन है, इसका ताल्लुक किसी मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग से नहीं है। कुछ आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं, उसके अंदर पर्सनैलिटी ट्रेट्स के अंदर जो है ना वो एक चीज़ ये होती है कि आप में एक्सप्लोरेशन की कितनी सलाहियत है और आप मल्टी डायमेंशनल और मल्टी सब्जेक्ट पे आप कितना काम कर सकते हैं। देखिए एक ही वक्त में हम जो है वो डायपर्स में काम कर रहे होते हैं, उसी वक्त हम किसी सरिया बनाने वाली कंपनी के लिए भी काम कर रहे होते हैं, एक ही वक्त में हम एडवर्टाइजमेंट के लिए काम कर रहे होते हैं, तो एक दफ़ा पेंसिलों में भी होते हैं। तो आपकी जो जैसे आप ये कहें कि डाइवर्जन है और जो आपकी डाइवर्सिफिकेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके अंदर जो है ना वो कॉन्सेंट्रेट करना, चीज़ें करना, तबीयत का ठहराव, ये आपका बिल्डिंग होता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपके अंदर कर दिया जाए। यकीनन इसके अंदर जो है वो अल्लामा इकबाल ने कहा था, जो आलम इजाद में हो साहिब इजाद, करता है शब रोज़ तवाफ उसका ज़माना। तो आलम इजाद के अंदर साहिब इजाद होने के लिए, यानी इनोवेटिव एज में इनोवेटिव होने के लिए यू नीड टू बी इनोवेटिव। क्या तो बात, आप जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, चीज़ें नहीं क्या करेंगे, तो फिर आपके लिए जो है वो एक्सप्लोरेशन और सब दुनिया जो है फिर आपके आगे होती है। आपको अगर मैं एक बोलूं, अभी आपने किसी साहब का जिक्र किया थोड़ी देर पहले कि जिन्होंने आपकी हेल्प की, क्या वही इंसान थे जो आप समझते हैं आपके यहाँ तक पहुँचने में आपकी जो सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा किया? देखिए इसमें कोई शक नहीं कि जैसे आप कहें कि सैयद मौलवी कादरी साहब मरहूम अगर अपॉर्चुनिटी नहीं देते रिसर्च के अंदर तो शायद मैं रिसर्च में नहीं आ पाता। उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, उस वक्त दी कि जिस वक्त मुझे कंप्यूटर खोलना नहीं आता था, उस वक्त जिस वक्त मुझे एक्सेल चलानी नहीं आती थी, जिस वक्त मुझे पावर पॉइंट चलाना नहीं आता था। रिसर्च की मुझे MBA में कुछ चीज़ें पढ़ी हुई थी, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा हुआ था। तो उस वक्त उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी जब मैं कहीं में नहीं था। तो नाउ आई एम समवेयर, एट दैट टाइम आई वाज नोवेयर। तो इसमें कोई शक नहीं कि मौज़म साहब का ये एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उसे आप एहसान भी कहें, उनकी चीज़ें भी कहें, बल्कि मैं आगे जाके कहूँ कि उनकी बर्दाश्त भी है कि सही बात है, जब आप शुरू में काम करते हो तो आप हिमाकतें करते हैं, और मैं ये कहूँगा गलतियाँ भी नहीं, आप ब्लेंडर्स करते हैं। तो ब्लेंडर्स को और गलतियों को और हिमाकतों को अंगेज़ करना, बर्दाश्त करना, जो शायद आजकल बहुत सारी जगहों पर कम है, ये भी जो है वो एक बड़ा ज़र्फ़ की बात है। बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ होती थी, बाद दफ़ा कभी हम हिमाकत करके जाते थे तो उनका एक जुमला बड़ा मज़ेदार सा होता था कि किसी काबिल आदमी से कोई चीज़ मालूम कर लें। तो ये एक चीज़ होती थी कि वो समझाते थे किसी को बड़े प्यार से ना। जी जी जी, मतलब ज़िल्लत क्लास का एक तरीका है। तो लेकिन ये है कि ये उन्हीं का, जैसा आप ये कहें कि अगर वो उनमें इतनी बर्दाश्त नहीं होती है, ज़र्फ़ नहीं होता, चीज़ें नहीं होती तो शायद नहीं। सर हम एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग इंडस्ट्री से हमारा ताल्लुक है, हमें कुछ रिसर्चेस दी जाती हैं, हम बोलते हैं भाई व्हाट आर द इनसाइट्स। जब भी कोई ब्रीफ आती है हमारे पास तो हम बोलते हैं कि इनसाइट क्या है, मार्केट इनसाइट क्या है, क्या टारगेट सेगमेंट है, क्या चीज़ है। मुझे आप बात बताएं, कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग रिसर्च के लिए, किसी भी कंपनी या किसी भी कम्युनिकेशन के लिए रिसर्च कितनी इंपॉर्टेंट है? क्या उसके बगैर भी काम हो सकता है? देखिए डेविड ओगिलवी ने कहा कि एडवर्टाइजिंग पीपल्स हु डोंट बिलीव इन द रिसर्च आर एज डेंजरस एज द जनरल्स हु डोंट डिकोड द एनिमी सिग्नल्स। ठीक है, डेविड ओगिलवी का है, और वो कहते हैं कि रिसर्च टू सी व्हाट एवरीबॉडी हैज सीन बट थिंक व्हाट नोबडी हैज थॉट। तो अगर आप इन दो उसूलों को एक साथ मिला के आप देखें तो बुनियादी तौर पे एडवर्टाइजमेंट जो है वो अपने टारगेट मार्केट को की जाती है। रिसर्च आपको क्या बताती है? रिसर्च आपको ये बताती है कि आपकी, पहले यहाँ से शुरू करते हैं, आपकी टारगेट मार्केट क्या है। एक चीज़ कहते हैं 3E ट्रैप, एवरीथिंग इज नॉट फॉर एवरीवन एंड शुड नॉट अवेलेबल एवरीवेयर। 3E ट्रैप के अंदर बंदे को नहीं आना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि हम कहाँ, हमने क्या क्या करना है।
हमें किधर जाना है। वो कहते हैं ना, इकबाल ने कहा, आह वो तीर नीम कश कि जिसका ना हो कोई हदफ। यानी मैं तीर जो है वो एक कमान में लेके खड़ा हुआ हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता मारना कहाँ है। इसलिए जैसे आजकल के ज़माने में मेरी उर्दू जैसी मुश्किल है, ज़रा मैं साथ में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इकबाल ने कहा था, आह वो तीर नीम कश कि जिसका ना हो कोई हदफ। इसका मकसद ये है कि जब तक कि आपको अपनी टारगेट मार्केट की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि मैं जाना किस पे है, मुझे किस एज ग्रुप पे जाना है, किस सोशो इकोनॉमिक क्लास पे जाना है, मुझे किस रीजन्स पे जाना है, मुझे क्या मसल्स हैं, उनकी क्या साइकोग्राफिक्स हैं, क्या चीज़ें हैं, तो आप जो है ना वो कुछ नहीं कर सकते। अमूमन जो एक शिकायत या एक गिला या मेरा तजुर्बा आप ये समझ लें कि जो एडवर्टाइजिंग के लोग हैं वो अमूमन जो है वो अपने एंगल से दुनिया को देखने की कोशिश करते हैं। साथ साहब एक ख़ास माशरे में रहते हैं, साथ साहब ने एक ख़ास यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, उनके सर्कल के अंदर ख़ास किस्म के लोग हैं। अगर साथ ही समझने लगे कि सारी दुनिया उन जैसी है तो उससे बड़ी हिमाकत कोई नहीं है। दुनिया उसके बहुत अलग है, दुनिया उससे बड़ी मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पे जब हम यूथ कहते हैं तो यूथ को हम एक टी शर्ट और जीन्स पहना देते हैं, लेकिन वो जो गली के कोने पे खड़ा हुआ चौकीदार है, वो जो मोची है जो 30 साल से कम उम्र का है, वो जो कंडक्टर है, हम उसे यूथ नहीं लेते, उसे कुछ और कहते हैं, उसे कुछ कहते भी नहीं है, हम उसे नौजवान भी नहीं समझते, उसे नौजवान ही नहीं समझते ना, वो नौजवान नहीं है। नौजवान जो है वो है जो टी शर्ट और जीन्स पहने है ना। आप गूगल पे लिखते हैं पाकिस्तानी यूथ, लिखें, आपके सामने कौन सी तस्वीरें आती हैं, और आप कुछ और करेंगे तो क्या है। तो पाकिस्तानी यूथ तो बहुत अलग है दुनिया, इसके अंदर वो सब नहीं है जिसके अंदर कितने लोग हैं जो यूनिवर्सिटी में। पाकिस्तान में फर्स्ट ईयर से लेके पोस्ट ग्रेजुएट तक जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो 5 मिलियन के करीब है, यानी 50 लाख हैं। लेकिन 50 लाख के अलावा कुछ 2.5 करोड़ लोग हैं जो उसके अलावा भी हैं। हम उनको क्यों नहीं टारगेट मार्केट करते हैं। हम जो भी मतलब साथ होता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि टारगेट मार्केट को समझा जाए, माशरे को समझें। एक आखिरी बात जो बड़ी अहम है, हमने अपने ऑफिस के अंदर भी हमने लिख के भी लगाया हुआ है और लोगों को भी समझाते हैं। हमारे यहाँ जो एक प्रॉब्लम है वो ये है कि जो मार्केटियर्स हैं, जो एडवर्टाइजमेंट के लोग हैं, वो अपने एंगल से सोसाइटी को देखने की कोशिश करते हैं। हम अपने लोगों को समझाते हैं कि सोसाइटी डजंट लिव्स इन द ब्रांड्स, ब्रांड्स लिव्स इन द सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर ब्रांड्स रहती हैं। आप अपनी ब्रांड्स के नुक्ता नज़र से सोसाइटी को देखने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। आप सोसाइटी को समझें, उसके अंदर ब्रांड्स को आप प्लेस करें। सब चीज़ें जो है ना एस्पिरेशन कॉन्सेप्ट से नहीं चल सकती। ग्राउंड रूट लेवल पे आप समझेंगे सोसाइटी को, तो वो ब्रांड्स अगर आप देखेंगे कि कामयाब होती हैं जो सोसाइटी को समझती हैं, उसके मुताबिक अमल करती हैं। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। एरियल की एग्जांपल, एरियल जिस पर लॉन्च हुआ था तो एरियल के ब्रांड मैनेजर्स कहते थे कि वी हैव नो कंपटीशन विद द सर्फ एक्सेल, वी हैव द कंपटीशन विद द साबुन। और वो जो अपनी स्टोरीज बयान करते थे कि वो एक मजदूर आदमी है और वो दिन भर लगते हैं, काले लग जाती है, और वो जो है उसकी एक तरह से मोनोलॉग होते थे और टेस्टिमोनियल्स होती थी, और वो ये रात में मैं इनको धो देती हूँ तो कपड़े लेके वो अपने चले जाते हैं। तो उसके अंदर वो खूबसूरत खातून भी नहीं होती थी, उसके अंदर उस वक्त तो वसीम अकरम भी नहीं हुआ करते थे। तो एरियल को एस्टेब्लिश करने वाले तो बहुत आम लोग हैं, सोसाइटी के लोग हैं। तो आप समझते हैं यानी कि एरियल की एडवर्टाइजिंग जो हुई है पास्ट में, and I think it's one of the most successful detergents in Pakistan. So do you think उसकी We have a success story, there's so many things. Even सर्फ एक्सेल की भी होगी, ऐसी बात नहीं कि सर्फ एक्सेल की नहीं है या लाइफ बॉय की नहीं है। इनकी चीज़ें, लाइफ बॉय का पूरा कन्वर्जन है मेहनत कशों के साबुन से लेके एक फैमिली साबुन के अंदर लाल कार्बोलिक सोप, जिसके अंदर वो मेहनत कशों के साबुन पे फोकस था। उसका नाम ही यह था कि मेहनत कशों का साबुन, लाल साबुन उसकी टैग लाइन थी, मेहनत कशों का साबुन। जो जरा से नरम लोग अपने घर में रखना भी पसंद नहीं करते कि लाल साबुन जो है आ गया बिल्कुल। अब जो है वो पूरा फैमिली उसके ऊपर, फैमिली उसके साथ है। ये कन्वर्जन है, दिस इज द पावर ऑफ द कम्युनिकेशन, द पावर ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोसाइटी। उसका सर बड़ी जबरदस्त आपने बात की। मैं आपको यहाँ से आई वुड लाइक टू इस सिरे को जोड़ने की कोशिश करूंगा आपके इस क्वेश्चन से कि हम हमारी इंडस्ट्री या हमारे मार्केटियर्स उस तरह से रिसर्च को समझते नहीं है या देखते नहीं है जैसे इसको होना चाहिए। आप पड़ोसी मुल्क की तरफ आ जाए, उनके इश्तिहारों की तरफ, उनकी नेटफ्लिक्स सीरीज़ की तरफ, आप क्या समझते हैं जो वो लोग दिखा रहे हैं अपने इश्तिहारों में या वो अपनी सीरीज़ में, चाहे वो अपनी फिल्मों में, उसमें रिसर्च आपको कहाँ नज़र आती है और वो कितनी बेहतर कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड। दे आर डूइंग द ग्रेट जॉब। और देखें, असल में फिर उसकी वाली बात है कि बिलीवेबिलिटी की बात है कि आप कितने चीज़ों में बिलीव करते हैं, कितना अपनी सोसाइटी को समझते हैं। जिस चीज़ को अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो उनके मैं चलिए आपने अगर बात छेड़ी है तो आज से कोई 5 साल पहले या 6 साल पहले जितनी इंडियन फिल्में होती थी वो रोमांटिक हुआ करती थी। उसके अंदर जो हीरोज़ हुआ करते थे वो बड़े खूबसूरत हुआ करते थे। शाहरुख खान की खूबसूरती इंपॉर्टेंट थी, सलमान खान की बॉडी इंपॉर्टेंट थी, आमिर खान का एक इनोसेंस इंपॉर्टेंट थी, ये सब चीज़ें हैं। अब आप देखें कि जो पूरी मार्केट शिफ्ट हो गई है वो साउथ इंडिया की जानिब चली गई है। जो वहाँ से जो टॉपिक्स आते हैं, जो वहाँ से चीज़ें आती हैं, जो वहाँ से जैसे आप ये कहें कि जो
जितने भी उनके मतलब सही है कि वो कहते हैं कि जो उनके एक एक हीरो 10-10 लोगों को केले से पिटाई हो जाती है उसके अंदर उनकी फिल्मों में, वो तमाम चीज़ें हैं। लेकिन ये है कि जो उनके टॉपिक्स उनके सब्जेक्ट जो है ना वो बहुत डिफरेंट हो गए हैं, वो बड़े सोसाइटी के हो चुके हैं, वो बड़े जैसे आप ये कहें कि प्रॉब्लम ड्रिवन हो गए हैं। अब वो कोई रोमांस और वो सब चीज़ें उसके अंदर एक पार्ट होता है, लेकिन अगर आप देखें तो उनके टॉपिक्स इंटायरली डिफरेंट। पुष्पा को उठा के देखें, पुष्पा का कैरेक्टर उठा के देखें, पुष्पा की पर्सनैलिटी उठा के देखें। इसी तरह वहाँ पे एक और फिल्म बनी है, एक जजमेंट के ऊपर बनी थी, उसका नाम भूल रहा हूँ, जिसके अंदर उसने पूरा एक केस लड़ा था, एक बिल्कुल ही मतलब गरीब लोगों को जेल में चला जाता है वो। लेकिन ये सब कैरेक्टर्स और चीज़ें जो है ना उनकी वो चीज़ें चेंज हुई हैं। अब मतलब बॉलीवुड और हॉलीवुड या तो बहुत ही मतलब ये कि जैसे आप कहें कि बॉलीवुड जो है वो इंतहाई, जैसे अभी रिसेंट कोई मूवीज़ वगैरह आई थी तो उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा वो, जैसे आपके ज़माने में बोल्ड कहते हैं ना, देवर दिस सो मच बोल्ड, तो उस बोल्डनेस की बुनियाद पर उन्होंने कोई चीज़ की, लेकिन कंटेंट की बुनियाद पे उसकी बुनियादी वजह ये है कि उन्होंने सोसाइटी को समझा, सोसाइटी के मसाइल को समझा, सोसाइटी के अंदर आए। तो फिर उसको अगर हम ब्रांड और उस कम्युनिकेशन के अंदर ले जाएँ तो उन्होंने बहुत ही नीचे के लोगों को एक आवाज़ दी, एक पावर दी, चीज़ें दी, और उसको वो अपनी स्टोरी रोज़मर्रा की कहानी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी, वो मैं जैसे टर्म इस्तेमाल किए थे, एस्पिरेशन की बुनियाद पे नहीं थी सारी उनकी, वो बुनियादी तौर पे डेली लाइफ की। तो एक मतलब जब डेली लाइफ को आप समझेंगे, नीचे जाएंगे, और हमारे यहाँ की बहुत सारी स्टोरीज हैं। अमरेली स्टील की अगर आपने जो एक बड़ा क्लासिक सा है कम्युनिकेशन है, देयर आर सो मेनी थिंग्स। यानी इवन जो है आप जैसे आप ये कहें कि जो ये है दाग तो अच्छे होते हैं, लेकिन दाग की कहानी क्या है ना, देखें एक होता है धब्बा और एक होता है दाग। तो दाग तो इंटेंसिफाइड चीज़ है, मतलब इंटेंसिफाइड चीज़ को अगर कोई चीज़ क्लीन कर सकती है तो दाग तो अच्छे होते हैं। मतलब ये सब चीज़ें, ये सब इंसाइट्स की बुनियाद पे देयर सो मेनी सक्सेस स्टोरीज इन पाकिस्तान एज वेल, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन प्रीडोमिनेटली वी आर कॉपी पेस्ट। मतलब मिसाल के तौर पे मैं आपकी अगर आप मौका दें, फॉर एग्जांपल इससे आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं कि हमारे यहाँ मॉडर्नाइजेशन का मतलब वेस्टर्नाइजेशन होता है। ऐसा नहीं होता कि जितना भी जो है ना मैं इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा हूँ तो उसका मतलब वेस्टर्नाइज हो जाऊँगा, ऐसा नहीं है। आप डेली लाइफ के ऊपर आएँ तो बहुत सारे लोग, बहुत सारी ज़िंदगी के अंदर, तो हमने जो अपने प्री कंसीव्ड आइडिया से हम सोसाइटी को देखना चाहते हैं, उसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। आप नीचे उतरें, समझें लोगों को, इंशाअल्लाह उसमें आपको ज़्यादा बेहतर इंसाइट भी मिलेंगे और एक्शन देंगे। आपने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया। वो जो इंडियन मूवीज में वो कोशिश करते हैं कि उनका हीरो या किसी इश्तिहार में जो प्रोटैगनिस्ट है, अगर वो 20 रुपए का प्रोडक्ट है तो कोशिश करते हैं कि वो मास का आदमी नजर आए, ठीक है ना। यू टॉक अबाउट देयर फिल्म, जिस तरह आपने पुष्पा का जिक्र किया, यू केजीएफ का ऐसी बंदा है जो किसी फैक्ट्री में काम करता है। उसमें एक और चीज़ होती है कि बाद दफ़ा वो सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट होती है, लेकिन वो आम डेली लाइफ के बंदे को एंडोर्स कर रहा होता है वो सेलिब्रिटी। मतलब ये कि दोनों में डिस्कनेक्शन नहीं होता। हमारे यहाँ इश्तिहारों के अंदर जैसे हम लोगों के पास ब्रीफ्स वो होती हैं, तो पहली जो निकल कर आती है सबसे पहले कि यार खूबसूरत तो हो, कम से कम दिखने में तो अच्छा हो, गोरा तो हो, मतलब ये तो दीज आर द थिंग्स जो हम लोगों के सामने निकल कर आती हैं कभी। तो आपको लगता है कि इन सब चीज़ों से भी, क्योंकि रिसर्च के रिजल्ट्स या कोई भी चीज़ें आपके सामने निकल कर आती हैं, तो आपको लगता होगा कि डिस्कनेक्शन के कभी कभार ऐसे चांसेस होते हैं? ये दो तरफा मामला है, ये एजेंसी की साइड से भी दो तरफा है और ये क्लाइंट साइड की साइड है। उमूमन हम देखते हैं मुख्तलिफ फोरम्स पे एजेंसी के लोग क्लाइंट को ब्लेम कर रहे होते हैं, क्लाइंट वाले खामोश होते हैं। ये दो तरफा मामला है इसके अंदर, मेरी नज़दीक आपके माजरत के साथ आपसे आपकी डोमेन में। लेकिन ये है कि उसके अंदर मैं फिर आपसे कहूँगा कि सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग, उसकी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एकेडमिक लेवल के ऊपर होनी चाहिए। जब तक एकेडमिक लेवल पे ये वाली बात नहीं की जाएगी उस वक्त तक जो है ना वो आपकी जो प्रोडक्ट मिलेगी वो सिर्फ जो है वो इंस्पायर होगी किसी वेस्टर्न आइडिया से और कॉपी पेस्ट के जरिए काम कर रही होगी, और कॉपी पेस्ट दुनिया का सबसे आसान काम है। सर एक मैं आपसे सवाल करूं, पाकिस्तान में होने वाली रिसर्च मेथोडोलॉजीज, पाकिस्तान में होने वाली रिसर्च टेक्निक्स, क्या आप इन सबसे मुतमईन हैं? और सवाल का दूसरा हिस्सा मेरे, दुनिया में कैसे काम हो रहा है ये मैं समझना चाहूँगा आपसे। देखिए दुनिया में बहुत सारी चीज़ें, फिर जैसे एक होता है कि क्लाइंट के ऊपर भी डिपेंड करता है, हर जगह की अपनी इकॉनमी है। मैं अगर आपसे एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताऊं कि जब मैं बैक इन 99 जब मैं रिसर्च में आया तो हमारे ऑफिस का सबसे मसरूफ़ तरीन आदमी जो था ना वो एक टाइपिस्ट था। वो टाइपिस्ट क्या कर रहा होता था, टाइपिस्ट ये कर रहा होता था कि रिपोर्ट्स निकलती थी, वो उसकी फॉर्मेटिंग करता था। उस फॉर्मेटिंग करके बाद उस रिपोर्ट के प्रिंट आउट निकलते थे, और वो प्रिंट आउट पे हमारे रिवायत ये है कि एक दुकान थी जिसके पास सिर्फ एक फ़ोटोकॉपी मशीन थी, उसके बाद 3 फ़ोटोकॉपी की मशीन हो गई, इतनी फ़ोटोकॉपी होती थी उसकी। 4 साल के बाद वो जो टाइपिस्ट थे उनका ऑफिस में कोई काम नहीं था, क्योंकि एवरीथिंग वाज कन्वर्टेड इनटू द सॉफ्टवेयर और चीज़ें उसके अंदर। 2018 के अंदर इलेक्शंस के ज़माने में मेरे पास कोई काफ़ी काम आया हुआ था ओपिनियन पोस्ट वगैरह का, तो उस वक्त हमारा ऑफिस जो है वो 3 जुलाई से लेके 19 जुलाई तक बंद ही नहीं हुआ। यानी कि उसके अंदर डेली जो है वो चीज़ें आ रही थी और प्रिंट आउट निकल रहे थे और फोटोकॉपी हो रही थी और
मतलब डाटा एंट्री चल रही थी, कोई 12, 14, 15 लोग बैठे थे, नाइट शिफ्ट चल रही थी, दिन मतलब ऑफिस 24 घंटे बंद ही नहीं हुआ था। So that is a shift. ठीक है, और अब जो है वो उससे बड़े काम हम करते हैं, लेकिन ये कि तमाम चीज़ें सॉफ्टवेयर पे हो जाती हैं और कोई नाइट शिफ्ट नहीं लगती, कोई चीज़ें नहीं लगती, बहुत मैक्सिमम कोई बैठेगा तो 8, साढ़े 8, 9 बजे तक बैठेगा, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें शिफ्टिंग जो है ना टेक्नोलॉजी की हो गई हैं। अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ और बाहर के ममालिक में कुछ फ़र्क है। बाहर के ममालिक में फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरनेट का इस्तेमाल, सिर्फ इंटरनेट का इस्तेमाल हमारे यहाँ भी है। जिस क्लास के अंदर हम SCCA की बात करें, सोशल इकोनॉमिक क्लास, तो वहाँ भी मौजूद है, लेकिन उनकी कंजम्पशन, मैं कनाडा गया हुआ था तो मेरी सिस्टर लाइन में लगी हुई थी, तो उन्होंने अपनी ईमेल खोली और उसमें से कोई एक डिस्काउंट निकाला और वो उन्होंने सामने वाले को कहा कि ये डिस्काउंट आया भाई, या मुझे डिस्काउंट ऑफर करें। उसके पास वो ऑफर नहीं आई हुई थी, लेकिन वो ईमेल पे आई हुई थी, तो ही रिस्पेक्टेड फॉर दैट ईमेल और उसने डिस्काउंट दिया। अच्छा, हमारे यहाँ ऐसा हुआ है कि हमने कंज्यूमर पैनल ऑनलाइन बनाए बहुत सारे। अब उसको, जैसे एक उर्दू में मुहावरा होता है, दांतों को पसीना आ जाना। अब ऑनलाइन पैनल बना रहे, बड़ा फैसिनेटिंग है। इधर आप ईमेल करें और 2 दिन के अंदर आंसर्स आ जाएंगे। वो शरीफ आदमी जो आगे वाला हमारे पैनल पे है, वो अपनी ईमेल ही नहीं खुलता, ईमेल ही चेक नहीं करता। उसे आप SMS करें, भाई खोल दो, फिर कॉल करें, खोल दें, अच्छा खोल देते हैं। तो ये सारे चैलेंजेस हैं उसके अंदर ना। एक हफ्ता, यानी कि जो हम फील्ड में फेस टू फेस काम करते हैं उसके मुकाबले में वहाँ पे उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा था हमारा। और फिर उसके मसला है कि जो क्लाइंट है, सामने वाले को मोटिवेट करने के लिए आपको एक ख़ास अमाउंट में गिफ्ट देना चाहिए, जो कि बाहर दिया जाता है। हमारे यहाँ वो गिफ्ट देने को वो तैयार नहीं था। तो इस तरह की चीज़ें जो है होती हैं। बाहर की चीज़ें ऑनलाइन काफ़ी होती हैं, उनके पैनल्स बने होते हैं। हमारे यहाँ उस तरह के पैनल्स इस तरह से नहीं बने हुए, लेकिन अभी भी हमारी जो मेथोडोलॉजीज़ हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक हैं। चीज़ें किसी भी जगह के मुकाबले में हमारी रिसर्च आर एज गुड एज इन एनी अदर कंट्री। कोई ऐसा इंटरेस्टिंग वाकया, कोई ऐसा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट जो आपके साथ पेश आया हो, कोई कंज्यूमर रिसर्च या एडवर्टाइजिंग रिसर्च? देखिए, बात ये थी कि एक बहुत बड़ा नाम था रैकेट बेंकीज़र का। जो रैकेट बेंकीज़र आज है, उसका समझने के पायनियर थे, उनका नाम था साबिर समी साहब। तो एक हम प्रेजेंटेशन बना के ले गए, कोई 100 स्लाइड्स की। तो वो आए, उन्होंने कहा, काशिफ आई जस्ट 5 मिनट्स, टेल मी व्हाट यू वांट टू टेल मी। अब आप समझें कि आपने कोई 1 घंटे, आधे घंटे की कोई प्रेजेंटेशन आपने करनी और आपको सिर्फ 5 मिनट में ये बताना हो कि बेसिकली कि इसका हासिल क्या है ना। तो इस तरह इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि यू शुड नो द हार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन। कि वो बेसिक, ये भी टर्म हमारी मौजूद साहब की थी कि आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें से कौन सी स्लाइड ऐसी है जो कि बुनियादी तौर पे पूरे रिसर्च में, क्योंकि हर इंफॉर्मेशन का जो है ना वो पल्स है। तो उनको वो हमने बताई, तो उनके पास थे काफ़ी मिनट, लेकिन जस्ट ही वांट टू टेस्ट अस। तो इस तरीके की काफ़ी चीज़ें होती हैं। हम जाते हैं, क्लाइंट्स फौक़ात हमारी बात को यकीन करते हैं, बाद दफ़ा यकीन नहीं करते, उस पर डिबेट होती है, चीज़ें होती हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ। सो किसी ब्रांड की परसेप्शन का प्रोडक्ट की सेल पे क्या इम्पैक्ट होता है? कोई आपने कोई ऐसी स्टोरी मैं सुनना चाहूँगा। मार्केटिंग इज नॉट द बैटल ऑफ प्रोडक्ट्स, द बैटल ऑफ परसेप्शंस। अगर आप कोई भी ब्रांड जो लेते हैं, जो प्रोडक्ट लेते हैं, वो उसकी परसेप्शन की बुनियाद पे लेते हैं, उसकी जो कम्युनिकेशन, उसकी पर्सनिफिकेशन के मुताबिक लेते हैं। वो चीज़ें आपसे कैसे रिलेट करते हैं। सौका मैं लोगों को बताता हूँ कि वैल्यू फॉर मनी का जो आसान उर्दू है कि कीमत का बेहतरीन नेमुल बदल। कीमत के बेहतरीन नेमुल बदल का ताल्लुक इस बात से नहीं है कि वो प्रोडक्ट आपने कितनी महंगी ली है। मिसाल के तौर पर आपने कोई गाड़ी ली है जो कि 50 लाख की है। अगर उस 50 लाख की गाड़ी के अगेंस्ट वो तमाम चीज़ें जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो पूरी हो रही हैं, तो वैल्यू फॉर मनी है। अगर नहीं हो रही तो वैल्यू फॉर मनी नहीं है। उसके अगेंस्ट अगर आप 2 रुपये की शाही सिपाही लेते हैं और शाही सिपाही से आप कोई चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे ये बेनिफिट मिलेगा, और बेनिफिट मिल जाता है, तो ये भी वैल्यू फॉर मनी है। वैल्यू फॉर मनी का ताल्लुक पैसे की क्वांटिटी से नहीं है, वैल्यू फॉर मनी का ताल्लुक ऑफरिंग से है। और इस बात से रिलेट करना है कि आपकी पर्सनैलिटी से वो चीज़ मिल रही है या नहीं मिल रही है। उसका इमेज, उसका क्लेम जो है वो आपको वो बेनिफिट दे रहा है। वैल्यू फॉर मनी का एक और कॉन्सेप्ट ये है कि आप एक क्लेम करते हैं, वो क्लेम क्या वो आपको उसका मतलब वो ट्रांसलेट कर रहा है आपके प्रोडक्ट में या नहीं है। तो फिर वो तमाम चीज़ें जो 4 पीस वाली कहानी है हमारी, जिसे कोई 6 पी कर देता है, कुछ और कर देता है, हम तो 4 पीस ही जानते हैं। पता नहीं कौन सी होती नहीं है, तो लेकिन वो 4 पीस ही इंपॉर्टेंट है बेसिक, कि किसी भी प्रोडक्ट की कामयाबी और सक्सेस के अंदर उसी की स्टोरी होती है। सर, दिस टेक्स मी टू अनदर क्वेश्चन, जो आजकल सबसे हॉट टॉपिक है और आई बिलीव बहुत इम्पैक्ट हो रहा है उस चीज़ का, बट मैं एक रिसर्च एनालिसिस और उसके लेंस से देखना चाहूँगा उस चीज़ को। रिसेंट बाइकॉट मूवमेंट है जो इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स पर हुई है पाकिस्तान में आफ्टर दिस पैलेस्टाइन एंड इसराइल वॉर। हम कुछ स्कूलों में देख रहे हैं चीज़ें, हमने बहुत सारे बच्चों को देखा रिएक्ट करते हुए, हमने लोगों को देखा रिएक्ट करते हुए, हमने रास्तों में देखा, हमने कुछ शेल्फिंग्स में देखी। ये सब चीज़ें डिफरेंट एरियाज़ में हमने डिस्टर्ब देखी। आई वुड लाइक टू नो कि एक्चुअली में इसमें रिसर्च के हिसाब से, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली हमने कुछ देखा था कि आप लोगों की कंपनी ने कुछ शेयर की है कुछ चीज़ें ऐसी,
सो आप उसका हार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन मुझे बता दें, जो अभी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया। हार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन ये है कि बुनियादी तौर पे इस वक्त एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है लोकल ब्रांड्स को, जिनकी जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वक्त कम हो गई है कि वो अपना ट्रायल जनरेट कर सकें। पहली बात तो ये है। देखिए, इस पूरे फिनोमेना को इतनी जल्दी आप समझ नहीं सकते। इसको इस तरह समझ सकते हैं कि हिस्टोरिकली ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये पाकिस्तान में पहले भी हो चुका है। ये 2003-4 में जिस वक्त अमेरिका इराक वार हुई थी, उस पर भी ये सेंटिमेंट्स आए थे। उस ज़माने में सोशल मीडिया नहीं था, उस ज़माने में फेसबुक, इंटरनेट के जरिए चीज़ें नहीं थी। उस ज़माने में जो कम्युनिकेशन थी वो तमाम पैम्फलेट्स की बुनियाद के ऊपर होती थी। पैम्फलेट्स बढ़ते थे मस्जिदों के बाहर, अखबार में तो सही बात है कोई नहीं आती थी चीज़ें उस तरीके से, लिस्ट नहीं आया करती थी अखबारों में। सही बात है, अखबारों के अपने एक फाइनेंशियल बेनिफिट्स होते हैं, तो वो क्यों देंगे इस तरह की किसी चीज़ को। लेकिन जो चीज़ थी अवेयरनेस कैंपेन जो थी ना, पैम्फलेट्स के जरिए आती थी, चीज़ों के जरिए आती थी। तो उस ज़माने में भी ऐसा हुआ कि उसने काफ़ी एक ये था कि हम एक ट्रैकिंग रिसर्च कर रहे थे। तो उस ट्रैकिंग रिसर्च में हमें नज़र ये आया कि जो भी मतलब फॉर एग्जांपल सोप्स थे या शैम्पूज थे, तो उसके अंदर खासतौर पे सोप्स के अंदर एक ब्रांड जो है ना, अपना ब्रांड छोड़ा नहीं था, लेकिन एक ब्रांड ऐड हो गया और वो लोकल था। बेसिकली जी, वो लोकल था। उससे आप ये कहेंगे डुअल यूजरशिप बढ़ गई, दो ब्रांड की यूजरशिप बढ़ गई। तकरीबन ये 2 महीने फिनोमेना रहा। उसके बाद वो जैसे ही हालात सही हुए, वो हालात जो है वो नीचे की जानिब वो फिर फेज आउट हो गया। अच्छा, इस वक्त जो मौजूदा कंडीशंस के अंदर इस बात को समझ लेना चाहिए कि यहाँ पे 2-3 चीज़ें एक साथ चल रही हैं। पहले तो ये कि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी में ये एक उसका ज़िमनी सा है, लेकिन ये कि जब तक ये तकलीफ दे तस्वीरें बाहर से आती रहेंगी, फ़लस्तीन से आती रहेंगी, तो ये सेंटीमेंट जिंदा रहेगा। फॉर एग्जांपल, आपने देखा कि हमने 2 वेव्स उसके अंदर दिखाई थी। तो उन वेव्स के अंदर जो पहली वेव के अंदर सेंटीमेंट था, वो सेकेंड वेव में नहीं था। पहली वेव में अगर 84 था, दूसरी वेव में 79 के करीब था। तो यानी कि आप समझ रहे हैं कि डाइल्यूट हो रहा है। अच्छा, वो नहीं डाइल्यूट नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है कि उस ज़माने में ट्रूथ था, आपके पास तकलीफ दे तस्वीरें नहीं आ रही थी। अब वो तस्वीरें अगर दोबारा आना शुरू हो जाएंगी तो वो चीज़ें दोबारा से बढ़ जाएंगी। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे आप कहेंगे ये अपर सोशो इकोनॉमिक क्लास का फिनोमेना है। और आप इस तरह भी समझ लें कि अमूमन किसी भी प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर जो मॉडर्न ट्रेड की सेल है, वो किसी भी कैटेगरी के अंदर तकरीबन 15 to 20%, बास कैसे में 25% होती है। सर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताई आपने मुझे। आपने बताया कि ये एक अपर क्लास का फिनोमेना है ज़्यादा। जी, इसको मैं सुनना चाहूँगा सर। तो ये बता रहा था आपको कि देखें, पहले तो इस चीज़ को आप थोड़ी देर के लिए एक चीज़ को पार कर दें कि ये जो मॉडर्न ट्रेड है, मॉडर्न ट्रेड के अंदर जो किसी भी ब्रांड की सेल्स का 15 to 20% होता है, बाकी सब उसका रिटेल के ऊपर और जैसे आप कहें कि जनरल ट्रेड के अंदर होता है सारा। दूसरा पॉइंट ये समझ लें कि हमारी एक रिसर्चेज हैं किसी और क्लाइंट के लिए, जिसमें यह है कि जो फुटफॉल होता है मॉडर्न ट्रेड का, वो अपर सोशो इकोनॉमिक क्लासेस का है, वो लोअर सोशो इकोनॉमिक क्लासेस का नहीं है। तीसरी बात, एक आइसोलेशन में समझ लें कि पाकिस्तान में 8 लाख के करीब दुकानें हैं। ओके, ठीक है। ये दिस इंक्लूड्स छोटी बड़ी सब, ये मतलब इसके अंदर मॉडर्न ट्रेड नहीं है, मॉडर्न ट्रेड नहीं है, जनरल ट्रेड की। एंड मॉडर्न ट्रेड इज इम्तियाज एंड देखिए, मॉडर्न ट्रेड वो है जिसके अंदर उसकी डेफिनेशन ये है, 2 तरह की मॉडर्न ट्रेड है। एक मॉडर्न ट्रेड वो है जिसके अंदर आप जाते हैं और ट्रॉली लेके अपनी चीजें अपनी मर्जी से पिक करते हैं। दूसरी ये है उसमें स्पेस कम है, लेकिन एक और आप बास्केट मिल जाती है जिसके अंदर आप अपनी मर्जी की चीजें डालते हैं, इसे कहते हैं सेल्फ सर्विस स्टोर। ये मॉडर्न ट्रेड और सेल्फ सर्विस स्टोर तो इस पूरी दुनिया के 2% भी नहीं है। 8 लाख तो जनरल ट्रेड की मोहल्ले की परचून की दुकानें हैं, जैसे आप कहेंगे जनरल स्टोर है, मेडिकल स्टोर्स हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स। ये 3 चीज़ें मैंने आपको बयान कर दी। तीसरी चीज़ ये कि बैकआउट कैंपेन में जो सोशल मीडिया में जो इन्फ्लुएंस है वो ये है कि ये ज़्यादा इन्फ्लुएंस है अपर सोशो इकोनॉमिक क्लास का फिनोमेना है। ये ABC का फिनोमेना है, D का इतना फिनोमेना नहीं है। तो जब अपर सोशो इकोनॉमिक क्लास किसी सेंटिमेंट्स के अंदर आई हुई है, चीज़ें आई हुई हैं, ब्रांड चूजी हो गई है, और वो मैं कल स्पार पे गया था, तो वहाँ पे एक जैसा आप ये कहें कि जूसेस का जो शेल्फ था उसके ऊपर लोग ढूंढ के जो है ना वो लोकल ब्रांड ढूंढ रहे थे। एक खातून खड़ी हुई थी, और जब स्पार पे एक सोशो इकोनॉमिक क्लास आती है, उसके बाद फिर आप आगे चले जाएं तो मैं देख रहा था वहाँ पे कम से कम 3 कस्टमर्स ने कोई ना कोई कूलर नेक्स्ट लेके जा रहे थे, 2 से 3 ना। ठीक है, वो इट वाज, आई टेक इट एज अ ट्रायल, नॉट एज अ मतलब मैं अपनी मेरा ब्रांड डिसीजन इस पे कन्वर्ट नहीं हो रहा है, बट आई एम टेकिंग इट एज अ ट्रायल। लेकिन अगर ट्रायल कामयाब हो गया, मैं कुछ ऐसी लोकल ब्रांड्स को जानता हूँ जिनकी प्रोडक्ट्स डिटर्जेंट के अंदर एज इक्वल एज गुड एज द मल्टीनेशनल ब्रांड्स, लेकिन उनके साथ जो प्रॉब्लम है वो ये कि उनकी डिस्ट्रीब्यूशन मसल्स नहीं है, उनकी कम्युनिकेशंस नहीं है, उनकी चीज़ें नहीं है, उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है। अगर उनकी अवेलेबिलिटी थोड़ी बहुत भी हो जाती है और अगर ट्रायल जनरेट हो जाता है तो लोग कहेंगे कि इट्स एज गुड एज इट्स इकोनॉमिकल ऑल्सो, तो ये उसके अंदर कन्वर्जन हो सकता है। जो लेकिन ये सारा का सारा इम्पैक्ट आ रहा है ये मॉडर्न ट्रेड पे आ रहा है, हो सकता है जनरल ट्रेड पे ना आ रहा हो। जनरल ट्रेड पे लोअर सोशो इकोनॉमिक क्लासेस जाती हैं। तो एक बड़ी पिक्चर के अंदर, क्योंकि अपर सोशो इकोनॉमिक क्लास का फिनोमेना ज़्यादा है, चीज़ें हैं, और दे आर मोर वोकल, दे आर मोर स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर, दे आर ट्राइंग टू
सर्च द थिंग्स चीज़ें हैं, तो अगर आप देखेंगे तो इसके लिए जो है वो अच्छा दे नो द विच आर द मल्टीनेशनल विच आर द लोकल। लोकल वालों को पता ही नहीं है कि कौन सी जो है मल्टीनेशनल की है और कौन सी है। फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी जाता है कहता है मैं लोकल ब्रांड ले लिया, मैंने बोनस ले लिया, ठीक है, या मैंने सनलाइट ले लिया, अपने ख्याल में वो तो ये नहीं है कि चीज़ें नहीं है। इशू ये है कि इस पर जो सेंटिमेंट्स हैं उसका ताल्लुक जो है वो बड़े सानहे से है। अगर ये सानहा मेल्ट डाउन होता है, चीज़ें होती हैं, तो इट विल टेक 2 to 3 months, इट विल बी नॉर्मलाइज। लेकिन एक बात जिससे आप ये कहें कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द ट्रायल है वो इस वक्त लोकल ब्रांड्स के लिए, पाकिस्तानी ब्रांड्स के लिए बहुत लो है, जिसके ज़रिए अपना वो अच्छा ट्रायल जनरेट करें, अच्छी कम्युनिकेशन करें, अच्छी अवेलेबिलिटी कराएं, तो दे कैन टेक देयर सम ऑफ द शेयर। ओके, तो काशिफ साहब मेरे ख्याल है हमारी बहुत मज़ेदार बातें चल रही हैं इसके अंदर। एक सवाल है सर, हमने अक्सर देखा है कुछ रिसर्चेस के हवाले से, अक्सर लोग रिसर्च इसलिए करवाते हैं अपनी कुछ जो वो समझते हैं उसके ऊपर एक ठप्पा लगाने के लिए। क्या ये बात सही है? आपके पास इस तरह की रिक्वायरमेंट्स आती हैं? इस तरीके से समझ लें कि हर आदमी का कोई ना कोई हाइपोथेसिस होता है। आप ये कहें कि हमारे माशरे में एक आपका हाइपोथेसिस ये है कि पाकिस्तानी यूथ को काला रंग पसंद है, आपका हाइपोथेसिस है। रिसर्च या तो आपको हाइपोथेसिस को कंफर्म कर देगी या डिनाई कर देगी। जो कंफर्म कर रही होगी उसकी भी रीज़न देगी, अगर डिनाई कर रही होगी तो वो भी कर रही होगी। तो रिसर्च तो हाइपोथेसिस को कंफर्म करने के लिए ही होती है। तो सर ऐसा भी तो होता है अक्सर लोग जब आपने नफ़ी कर दे रिसर्च उनकी पसंद की, या मुझे काला कलर पसंद है या मुझे लाल कलर पसंद है या मुझे बिल्लियाँ पसंद है और मैं स्टारों में ला रहा हूँ, रिसर्च बोलती नहीं यार नहीं लेकर आओ। करते लोग वही हैं जो उनका दिल चाहता है। अब इट्स देयर कॉल। मतलब बात तो ये है कि अगर आप एक देखें, 2-3 चीज़ें हैं उसके साथ समझ लें कि बाद दफ़ा एक आपको माशरे का ट्रेंड पता चल गया, आपने ये फैसला किया कि माशरे के ट्रेंड की अगेंस्ट जाके मैं एक नई चीज़ को एस्टेब्लिश करूँगा। अब उसके लिए आपको अपने मसल्स चाहिए, उसके लिए एक फाइनेंशियल मसल्स चाहिए, उसके लिए कम्युनिकेशन पावर चाहिए उसके अंदर। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूँ कि पहले जो दूध के डब्बे होते थे वो ब्लू और ग्रीन ही हुआ करते थे, और प्लस और उसी वक्त जो है वो एक और ब्रांड जो था वो रेड कलर के अंदर आया। इट वॉज अ डिफरेंट कलर। लेकिन उस रेड कलर को एस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की, चीज़ें की हैं, उसको अब रेड कलर इज़ द कलर। तो उसको ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ जिसे आप ये कहें कि रिसर्च में आ रही हो, एक मार्केटियर्स द स्ट्रेटजीज जो है लाजमी नहीं है कि वो जो है वो माशरे के साथ चले और माशरे के अगेंस्ट भी चल सकता है। और आपको लगता है कि आपको लगता है तो वो कर सकता है उसके अंदर, तो ऐसी चीज़ें। तो आपको लगता है कि कभी कभार पास्ट में रिसर्च के अगेंस्ट जाके कुछ चीज़ों ने, देखिए रिसर्च तो आपको ये बताती है कि क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, उसके अगेंस्ट आपका डिसीजन, उसके अगेंस्ट आपकी चीज़ें, ये तो इट्स योर कॉल, इज अ ब्रांड मैनेजमेंट कॉल कि उसके अगेंस्ट वो क्या बनाती है। फायदा होते हुए देखा आपने इस चीज़ से? बेशुमार अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखे फायदे हैं, हमने नुकसान। कोई एक एग्जांपल आपको लगा हो कि रिसर्च? देखिए मिसाल के तौर पे डॉलर तो बस पॉइंटर है, का आपने जिंगल सुना हुआ है, तो ये तो असल में एक्चुअली ये था कि पॉइंटर जो है वो टेक्निकली इज अ ब्रांड नेम, जिस तरह सर्फ इज द ब्रांड नेम, तो पॉइंटर इज द ब्रांड नेम। प्रोडक्ट इज द फाइन लाइनर, डिटर्जेंट इज द प्रोडक्ट। इसी तरह जो है वो आप ये समझ लें कि देयर सो मेनी ब्रांड प्रोडक्ट्स जिसके अंदर जो है ना वो इतना एस्टेब्लिश हो गया है कि आप उसको वो कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग जीरोक्स के, हाँ पैम्पर्स है, डायपर्स पैम्पर्स है, जीरोक्स इज अ ब्रांड नेम। तो अब वो उनके लिए मसला ये था कि एवरीथिंग इज द फाइन लाइनर, तो उसके अंदर पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है, तो उन्होंने रिसर्च कराई, उसमें से एक पॉइंट निकला, फिर उन्होंने उसके ऊपर एम्फेसाइज किया पॉइंटर तो बस डॉलर है, पॉइंटर तो बस डॉलर है। वो कम्युनिकेशन रिसर्च बेस्ड था चीज़ें, तो मैं कहा ये दाग जो निकला ये भी रिसर्च बेस्ड ही चीज़ आई थी। तो ये इस तरह की बेशुमार सक्सेस स्टोरीज है रिसर्च की। आपको कोई रिसेंट इश्तिहार, कोई भी कम्युनिकेशन जो बहुत पसंद आया? यार ये असल में टेक्निकल मसला है, ये इसमें तो नहीं सर आप अपनी पसंद बता सकते हैं। मतलब इस तरह जो है वो शायद मैं नहीं बता पाऊंगा, इसलिए कि असल में इसलिए होती है कि हम लोग क्योंकि एडवर्टाइजमेंट रिसर्च करते हैं तो वी आर सीइंग सो मैनी एड्स ना, तो उसके अंदर जैसे कहना क्लटर ब्रेकर और इसको मेमोरी के लिहाज से याद रखना जो है वो इफेक्टिव। आपको लगा होगा कि आपकी रिसर्च के हिसाब से कोई बड़ा इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, ऐड बड़ा इफेक्टिव है? मैं थ्रो कर सकता हूँ बहुत सारी चीज़ें, बट मैं थ्रो करना नहीं चाह रहा हूँ। So, जैसे कहते थे ना कि भाई चिली मिली ने अपने ऐड से जो है बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया, जैसे कुछ ऐड होते हैं जो आ जाते हैं ड्यूरिंग द टाइम और बड़ा। देखिए कोविड के ज़माने में देयर आर सो मेनी गुड एड्स, जैसे लाइफ बॉय का ऐड आया था कि आप कोई भी साबुन इस्तेमाल करें लेकिन आप उसको करें जो जनरल उसके, अगर आप पोलियो के इश्तिहार उठा के देखें अभी रिसेंट वाले पोलियो कैंपेन्स किए ना, दे आर वेरी इंसाइटफुल, रिसर्च बेस्ड, टू द पॉइंट,
और जो चीज़ वो बताना चाहते हैं, जिस टारगेट मार्केट को बताना और सिखाना चाह रहे हैं उस टारगेट मार्केट के मुताबिक हैं। तो दे आर, और उनकी जो अप्रोच है दे आर सो प्रोफेशनल, और उसके साथ जो है ना वो एक सोशल है, मतलब वो ब्रांड की लिहाज से तो नहीं, लेकिन सोशल उसका मैसेज जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग। बड़ा क्लियर। सर, कोई 3 इंसान पाकिस्तान के या दुनिया में कहीं पे भी जिन्होंने आपको इम्प्रेस किया और क्या वजह थी उसकी? देखिए, असल में आप मुझसे प्रोफेशनल पूछना चाहते हैं, आप मुझसे किस तरह से पूछना चाहते हैं? देखिए सर मैं शायरी के तो अलग है, अदब के अलग है, मजहब के अलग है। सर, आप अपने हिसाब से बताएं। प्रोफेशनल मेरे हिसाब से तो ज़्यादा खतरनाक नाम आ जाएंगे इसको छोड़ो। सर नहीं, मैं तो आप चाहूंगा पूछना सर। चाहते हैं प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाहते हैं तो यार किसी चलिए एक काम करें, आप एक प्रोफेशनल बताएं और एक पर्सनल बताएं। मैंने 3 से 2 में ब्रेक कर देखिए दिया देखिए, आपके असल लिए। में जैसे आप ये कहें कि देखिए प्रोफेशनल लाइफ के अंदर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आपको बहुत सारा चीज़ों में इंस्पायर किया, चीज़ें की। एक बहुत मेरे इनिशियल बॉस थे, शुजा रहमानी नाम था उनका, उनका इंतकाल भी हो गया बड़ी यंग एज के अंदर, लेकिन वो बड़े प्लेजेंट और जैसे आप ये कहें कि दोस्ती वाले बॉस थे, चीज़ें थी, उनके बड़े एहसानात हैं पर्सनैलिटी के अंदर चीज़ों में। फिर मौज़म अली काज़ी साहब का मैंने आपका नाम लिया, एक और नाम है बड़ा इंटरेस्टिंग से नाम है, उनका नाम है अनवार मलिक। अनवार मलिक साहब वॉज द जनरल मैनेजर या मार्केटिंग मैनेजर जिस वक्त फर्स्ट टाइम वेलकम फार्मा एक होती थी, जो कि इस वक्त GSK का पार्ट है, उसने 1 बिलियन की सेल की थी। और मैं उनके साथ रहा हूँ, मैं उनकी मेंटोरिंग को मैंने एंजॉय किया है। और वो मतलब ये कि उनकी बातें, उनकी चीज़ें जो है ना वो मतलब ये कि ज़िंदगी के अंदर बड़ी तब्दीलियाँ लेके आई, प्रोफेशनल जो है चीज़ें उनके अंदर। तो ये ऐसे लोग होते हैं जिसके अंदर आप इनको पढ़ते हैं, जिनकी चीज़ें करते हैं तो उसके साथ होती हैं। कोई इंटरेस्टिंग बुक, कोई इंटरेस्टिंग आर्टिकल, कोई इंटरेस्टिंग ब्लॉग जो आपने अभी रिसेंट में देखा हो जिसने आपको बड़ा इंस्पायर किया है और आप चाहेंगे कि लोगों भी देखें, उसको सुने? देखिए ये एक बड़ा, उसके अंदर हर आदमी की अपनी कोई चीज़ होती है, तो ऐसा कोई बहुत ही वाव इम्पैक्ट वाली मैंने कोई चीज़ ऐसी देखी नहीं ना। जैसे आप ये मुझसे कहें कि मैं उसको कहूँ कि यार इसने मैं बड़ा इंस्पायर हुआ इन चीज़ों से, तो शायद ये है कि मैं ज़्यादा बुढ़ा हो गया हूँ, तो बहुत सारी चीज़ों के अंदर जो है ना वो मुझे कोई नई चीज़ उसमें सुनने को नहीं मिल रही होती। सर इसकी ये वजह तो नहीं कि इतनी सारी चीजें आपके सामने कि आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं किस चीज को देखूं या नहीं? ऐसा नहीं है। असल में हर आदमी की अपनी एक ओरिएंटेशन है, हर आदमी की अपनी एक चीज़ें हैं। हर बोलने वाला आदमी ज़रूरी नहीं है कि वो उतने ही गहराई के अंदर मौजूद हो, उसकी अपनी प्रैक्टिकल चीज़ें हों। तो चमकने वाली चीज़ों से हम ज़्यादा जल्दी मुतासिर हो जाया करते हैं, तो जो खामोश रहते हैं उन लोगों के बारे में हमें नहीं पता होता। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इस इंडस्ट्री के अंदर एक ऐसा नाम जिसको आज की नौजवान नस्ल भूल भी बैठी है और उसको समझने की ज़रूरत है, वो है जावेद जब्बार का। जावेद जब्बार साहब ने समझ लें कि किस वक्त ब्लैक एंड वाइट के ज़माने के अंदर इमरान खान को डिलाइला, उनका वो एक पूरा एक वो था, ब्रांड था जिसका उन्होंने एक जिंगल बनाया था जो ज़माने के लोगों को आज भी याद होगा। इमरान खान को उस ज़माने में उन्होंने जो है वो फैब्रिक के इश्तिहार के अंदर लिया था, चीज़ें की थी जिस पर वो, और बिल्कुल बहुत इनोवेटिव अंदाज में, मतलब ये कि हियोला सा भाग रहा है उसके पीछे कर रहे हैं हाउस दैट, तो जो इनोवेटिव काम उस वक्त वो करके चले गए। पीक फ्रींस भी कहते थे जो पाइप पाइपर वगैरह, मेरे ख्याल है सो मैनी थिंग्स। जैसे ये कहें कि मतलब इसमें आप फिलोसफिकल सी बात है, आप ये कहें कि ज़ियाउल हक साहब के ज़माने का एरा जो है वो बड़े हद तक पाबंदियों का एरा था, लेकिन उस ज़माने में जो इनोवेशंस थी, उस ज़माने की जो कम्युनिकेशन थी, उस ज़माने में जो नई नई चीज़ें बनी थी, उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल क्रिस्टल का एक इश्तिहार होता था जिसके अंदर वो कहती मुझे क्रिस्टल चाहिए, दुकान वाला कोई और ब्रांड दे रहा होता था कि नहीं मुझे सिर्फ क्रिस्टल चाहिए। मतलब ये सब चीज़ें जो है ना वो बड़ी असल में वो सब बड़े पढ़े लिखे लोग थे, बड़े अदीब लोग थे, बड़े शायर लोग थे, और उनका अदब पे, उनका उर्दू पे, उनका अंग्रेज़ी पे। हमारे तो जो नए लोग हैं उनकी उर्दू भी अच्छी नहीं है, तो उनकी अंग्रेज़ी तो खैर जो भी है वो अपनी जगह होगी अच्छी, लेकिन उर्दू ना होने की वजह से मैं सौका एम्फसाइज ये करता हूँ कि क्योंकि हमारे यहाँ की ज़बान जो है ना वो उर्दू है। अगर आप उर्दू में सोच नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, मिसाल के तौर पे मैं आपको एक लतीफ़े के तौर पे बताऊँ, एक लफ्ज़ हमारे यहाँ बड़ा इस्तेमाल होता है बिना का ना, उर्दू में बिना का मतलब होता है बुनियाद, कि इस बिना में मैं ये काम नहीं करूँगा, और हिंदी के अंदर ये होता है कि बिना इसके नहीं, और हमारी सारी कम्युनिकेशन में वो बिना चल रहा है उसके अंदर। इसको आदमी जो है जो जरा सी भी उर्दू जानता है वो यानी कि दिमाग के बिना हाँ ये जो है ना ये, जबकि बिना बुनियादी तौर पे जो उर्दू में इस्तेमाल होता है वो होता है बुनियाद के ऊपर, कि इस बिना में काम। अब वो क्योंकि हम इंतहाई उसके साथ जो कि अभी आप देखें 9 नवंबर को जो कायदे अल्लामा इकबाल डे था, जो अल्लामा इकबाल के साथ हमने ज्यादती की है कि ऐसे ऐसे शेर जो अल्लामा इकबाल के थे भी नहीं, हमने अल्लामा इकबाल पे थोप दिए। मतलब मैं किसी भी घर से बैठ के अल्लामा इकबाल अपने नाम, हाँ मैं अपने घर पे, और वो मतलब मैंने इंटरनेट पे देखा एक नाम, अब ऐसे लतीफ़े के तौर पे एक बड़ी कंपनी के साथ हुआ था, एक साहब है जगन्नाथ आज़ाद, उनके बारे में कहा ही जाता है जो कि गलत है कि उन्होंने पाकिस्तान का पहला कौमी तराना लिखा। उनकी एक तस्वीर भी आप इंटरनेट पे लिखेंगे तो आ जा रही होती है। तो बड़ी अच्छी कंपनी ने हफीज़ जादरी साहब का इंतकाल पे एक पोस्ट लगाई,
और जो तस्वीर थी वो हैप्पी जनवरी की जगह जगन्नाथ आजाद की थी। कमाल हो गया। जैसे अनवर मकसूद साहब बहुत परेशान रहते हैं कि भाई ये मेरा फोन जो है ये बटनों वाला है और मैं इतने अच्छे अच्छे ट्वीट कर रहा होता हूँ। अभी मतलब इकबाल के साथ मैंने किसी को कहा भी कि साहब ने कोई गलत से शेर इकबाल का था ही नहीं, तो उन्होंने जो उर्दू में लिखी वो उन्होंने लफ्ज़ मैंने उनसे कहा कि जब पढ़ लिया करें, तो उन्होंने कहा तहकीक को उन्होंने लिखा ते है काफ, यानी कि ये कलमे वाला काफ जो होता है ना, वो काफ वाला काफ नहीं था, तो कुलकुले वाला काफ नहीं था, तो तहकीक जो है वो मतलब मैं कहा इसके बाद तो उर्दू की मैया मर गई। सर एनीवन, कोई भी इंसान जो रिसर्च में अपना करियर परस्यू करना चाहता हो, ठीक है ना, बड़े कम लोग, हमने तो अपने पास में देखे रिसर्च एग्जेक्टिव्स हुआ करते थे किसी जमाने जो हमने अपना करियर स्टार्ट किया था, रिसर्च कंज्यूमर इनसाइट डिपार्टमेंट होते थे, मैं वो देख रहा हूँ हमारी फील्ड में ऐसा ऐसा खत्म होते जा रहा है। कोई इंसान जो अपना करियर परस्यू करना चाह रहा हो रिसर्च में, उसको आपकी क्या एडवाइस होगी? देखिए उसकी एडवाइस ये है कि डेफिनेटली रिसर्च इज़ अ वेरी बोरिंग थिंग, और एज़ कम्पेयर विद द एडवर्टाइजमेंट, एज़ कम्पेयर विद द ब्रांड, लेस रिवार्डिंग। लेकिन ये कि इसके अंदर जो है वो आप जिसे कहें कि अगर आप में थोड़ा सा भी पैशन है चीज़ें समझने का, मतलब देखिए कंज्यूमर को समझने का, डाटा इज़ अ लिविंग थिंग। मैं आपको बताऊँ, मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि डाटा इज़ द लिविंग थिंग, डाटा इज़ नॉट द नॉन लिविंग थिंग। डाटा बोलता है, डाटा ऑलवेज स्पीक्स, राइट और रॉन्ग, इट्स योर डिपेंड कि आप उसको समझें कि ये राइट कह रहा है या रॉन्ग कह रहा है, क्या चीज़ें कह रही है। डाटा इज़ द लिविंग थिंग और इट ऑलवेज स्पीक्स। तो अगर आप ये सेंस होना चाहिए कि डाटा कह रहा है, अगर आप में वो सेंस नहीं है तो यू कांट डू द रिसर्च। एक एडवाइस मार्केटर्स के लिए भी सर आपकी तरफ से कुछ? मैंने आपसे कहा कि माशरे को समझें, सोसाइटी को समझें। जब आप सोसाइटी अपने एंगल से सोसाइटी को समझने की कोशिश करें, पहले सोसाइटी को समझें, सोसाइटी में क्या चीज़ें हैं, सोसाइटी के क्या नॉर्म्स हैं, सोसाइटी में आज का यूथ क्या है। मतलब मैं ऐसे कह रहा हूँ जैसे यूथ को हम समझते ही है, हम यूथ को, पाकिस्तानी यूथ को ले लेते हैं हिप हॉप कल्चर के अंदर। कई लोगों को पता ही नहीं पता कि यहाँ पे 21 साल की उम्र में एक लड़की की शादी हो जाती है, 23 साल की उम्र में एक लड़के की शादी हो जाती है, 25 साल तक की उम्र में वो एक बच्चे का बाप बन चुका होता है। तो वो तो ही इज़ द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, वो तो यूथ नहीं है, वो तो इस वक्त एक बाप है, वो एक अपने घर को सपोर्ट कर रहा है, ही द चीफ एजेंडर ऑफ द सोसाइटी। फिर उसके वो जो है चेन पहनना, वो सब चीज़ें जिनको हम दुनिया दिखाते हैं वो एक खास जगह पे होती है, पुल के उस पार और पुल के इस पार, तो वो वाली कहानियाँ होती हैं। लेकिन यहाँ के जो यूथ होते हैं, चीज़ें हैं उनकी अपनी। आज सुबह को एक चीज़ बता रहा था कि कल रात में मैं किसी जगह था, तो बहुत इंटरेस्टिंग इस बात को समझने की कोशिश करें। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, हमारे यहाँ की जो यूथ है वो अंडर वेट है, उसका BMI हमने एक रिसर्च में निकाला है, वो अंडर वेट है। तो एक जो है वो किसी जगह किसी ब्लड डोनेशन की ज़रूरत थी किसी को बहुत ज़्यादा, तो लियाकताबाद से कोई 15 लड़के आ गए, उनमें से कोई एक लड़का भी नहीं दे सका, इसलिए कि वो अंडर वेट थे सारे के सारे। तो ये द फैक्ट ऑफ द लाइफ, जिसे हम समझें कि सोसाइटी कैसी होती है। वो सब जॉब करने वाले लोग, वो सब रात में चीज़ें करने वाले लोग, मतलब ये कि वो मेहनत करने वाले लोग हैं सारे के सारे। मैं घर की मेरी कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो मेरा मोबाइल और जो मेरा इलेक्ट्रिशियन था उसका मोबाइल एक ही था। तो पाकिस्तानी नौजवानों का जो खून है, यानी कि गुटखा और सिगरेट ने चूस लिया है, आप क्या समझते हैं? मेरा कहना मतलब वो बहुत मेहनती है। देखिए हमारे यहाँ की ज़ात को समझे, लड़के सुबह से लेकर रात तक, ये जो इलेक्ट्रिशियंस होते हैं, जो प्लम्बर्स होते हैं, ये जो कोनों पे हैं, ये लोग बड़ी मेहनत कर रहे होते हैं, इनके घर की जिम्मेदारियाँ हैं। ये लोग कोई भी जो है, ये हम देखें ना, फॉर एग्जांपल हम बड़े फैंसी तरीके से ये बताते हैं कि फ़लाँ हमने इतने मिलियन का हमने सीड मनी ले ली स्टार्टअप के अंदर, और आप जो है वो फ़लाँ ऐप से फ़लाँ कर लें और आपके घर पे फ़लाँ ऑर्डर आ जाएगा। वो लाने वाला कौन है? हमने उसकी आगे बढ़ने के लिए कोई काम किया, वो राइडर है, वो इसी मोहल्ले का। उस राइडर को हमने कभी आगे बढ़ाने का नहीं सोचा। हम सीड मनी और ये वो फलां धमाका और ग्लोरिफिकेशन। मैं एंटरप्रेन्योरशिप के खिलाफ नहीं हूँ और डिजिटलाइजेशन के भी खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन डिजिटलाइजेशन के नतीजे में आप चीज़ें किसी एक माशरे में किसी एक जानिब से पड़ रही हैं, और एक जानिब जो है वो आप डिप्राइव पर्सनैलिटीज़ पैदा कर रहे हैं जिनका काम सिवाय इसके नहीं है कि सर्दी गर्मी धूप में रात के 1 बजे वहाँ पे घर पे आपको खाना पहुँचा दें। तो ये कल्चर है, इसको हमें समझना होगा। सर बस हम, आई थिंक वी आर टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ आवर इंटरव्यू। मुझे सिर्फ एक बात समझनी थी कि आपसे, आपने बताया कि रिसर्च बहुत खुश्क काम है और आपके साथ भी एक इंसिडेंट और चीज़ें हुई, तो उसके बाद आप इस तरफ आए, फिर आपको डेटा का पैशन हो गया। आप मुझे एक बात बताएं इसका, क्या आर यू ऑन अ मिशन? यू थिंक यू आर ऑन अ मिशन? यस, आई एम ऑन मिशन और आई एंजॉय माई लाइफ चीज़ें। और उस मिशन में से एक चीज़ ये है कि आप सोसाइटी को आईना दिखाएं, सोसाइटी को सच बताएं, सोसाइटी के नॉर्म्स को निकालें, सोसाइटी में आप अपने क्लाइंट्स को सच बताएं, सोसाइटी के बारे में बताएं, एजुकेट करें। हमारा जो काम है, जैसे मैंने आपसे कहा कि वी आर नॉट द एडवर्टाइजमेंट के अंदर बहुत सारा शबशबा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ब्रांड की अपनी चीज़ें, चैलेंजेस होते हैं। हमारी दुनिया जो है ना वो बड़ी खुश्क दुनिया है, लेकिन इस खुश दुनिया में इसलिए है कि ये
आपको जो है वो रियलिटीज़ बताती है, चीज़ें बताती हैं। तो आप इस समझें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अपने भाई को बेहतरीन मशवरा दो। तो हम मशवरे देते हैं, अगर हम गलत मशवरा देंगे तो हम मतलब ये कि इस दुनिया में भी और आखिरत दोनों में जगह जो है दुनिया से निकल जाए, आखिरत में पकड़ हो जाएगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लोगों को सही मशवरा दें। जैसे आप कंक्लूजन और रिकमेंडेशन कहते हैं, तो अगर उसकी बेस आपकी सही होगी तो अल्लाह ताला उसमें बरकत डालता है, खैर डालता है, आपके लिए, आपके क्लाइंट के लिए, सबके लिए। सर आई बिलीव ये वो बातें हैं जो हमें बहुत हेल्प करेंगी और आने वाले दिनों में भी, बिकॉज ये मशवरे बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और हमारे पॉडकास्ट का मशवरा मकसद ही मेन मशवरा है कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा ज़्यादा लोग हमें अच्छे मशवरे दें और उन मशवरों को हम आगे फैलाएं। सो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड शेयरिंग सम ग्रेट इनसाइट्स विद अस। वी आर ऑनर्ड टू हैव यू हियर। बस आप एक और चीज़ बता दें सर, आपसे अगर कोई आप तक रसाई चाहता है, बस आप तक पहुंच जाए, आप तक पहुंच जाए, हम तक पहुंच जाएगा, यानी कि एयर स्ट्रीट तक पहुंच जाए, हम तक पहुंच जाएगा। थैंक यू सर। आपको कैसा लगा यानी कि हमारे पास आने के बाद इतने 20-25 साल गुजारने के बाद हम यहाँ तक पहुंचने में कैसा लगा? देखिए, सवालात जो है ना वो इंसानी सोच को, बंद जहनों को, बंद दरवाज़ों को खोलते हैं, वो कफलों को खोलते हैं, वो आदमी को कहीं आगे जाने लेके जाते हैं। सवाल पूछना भी एक आर्ट है और सवाल के बाद जवाब देना भी उसका एक आर्ट है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक ऐसा सवाल जिससे लोगों को फ़ायदा हो, ये भी एक सवाब का काम है। एक ऐसी सवाल जिससे लोगों को जिससे ये है कि माशरे को फ़ायदा हो, जिसको उसको हो, तो सवाल बराए सवाल नहीं होना चाहिए, सवाल बराए सवाल का मकसद होना चाहिए। और ये सोचना चाहिए कि अगर उसको एक आम पब्लिक, जनरल पब्लिक, या मेरी टारगेट ऑडियंस जिन तक मैं पहुंचाना चाहता हूं, मैं अगर मार्केटर्स तक पहुंचाना चाहता हूं, मैं एडवर्टाइजिंग तक पहुंचाना चाहता हूं, मैं स्टूडेंट्स तक पहुंचाना चाहता हूं, मैं एकेडमिया तक कोई चीज़ पहुंचाना चाहता हूं, तो मैं ऐसी कोई चीज़ पहुंचाऊँ जो उनके लिए भी फ़ायदेमंद हो और मेरे लिए भी फ़ायदेमंद हो।